हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी आगामी परीक्षा के लिए। 31 अक्टूबर जो आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, इसके लिए सभी लोग जी तोड़ के मेहनत कर रहे होंगे, ये मैं जानता हूँ। चलिए आपकी तैयारी को और ज़्यादा यहाँ पे निखारते हैं। देखिए, हमारी एक सीरीज़ चल रही थी परीक्षाओं के महाकुंभ की, जिसका आज भाग 33 है। लास्ट टॉपिक में हमने देखा उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज का जो ये टॉपिक होगा, ये उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर का अंतिम टॉपिक होगा। यानी कि आज हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला जो लेसन है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे परीक्षाओं के महाकुंभ में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, उत्तराखंड की जनजातियाँ यानी कि ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि वहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आज हम परीक्षाओं के महाकुंभ में देखेंगे उत्तराखंड की जो प्रमुख धार्मिक यात्राएं हैं, इसके साथ साथ उत्तराखंड के जो लोकल परिधान होते हैं यानी कि वस्त्र वगैरह, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आज का उत्तराखंड के जो आभूषण हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, धार्मिक यात्राओं से भी क्वेश्चन बनता है, इनके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको, आपने बस नोट करते जाना है, रिवीजन क्लास है। तो चलिए परीक्षाओं के महाकुंभ में गोता लगाइए। शुरू करते हैं आज उत्तराखंड की प्रमुख धार्मिक यात्राएं। तो उत्तराखंड की जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा इसमें, इन धार्मिक यात्राओं को लोकल लैंग्वेज में जात्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जात्रा। जैसे कि नंदा राज जात, जात या जात्रा भी इनको कहा जाता है। पहला पॉइंट बन गया इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की कुछ प्रमुख धार्मिक जात या यात्राओं की। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा यद्यपि हमारे सिक्किम के रास्ते भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के रास्ते ही जो हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है, उसको ज़्यादा प्रीफर करती है गवर्नमेंट। ठीक है, दिल्ली से ये यात्रा प्रारंभ होती है और ये यात्रा हिंदुस्तान के बोल सकता हूँ जो हमारे कैलाश मानसरोवर में अंतिम गांव है या पड़ाव है, जिसको हम जानते हैं नवी ढांग के नाम से, यहाँ पे समाप्त होते हैं। नवी ढांग के बाद हमारा कैलाश मानसरोवर में प्रयुक्त होने वाला दर्रा आता है, जो कि ट्रांस हिमालयन दर्रा है, जिसको हम जानते हैं लिपुलेख दर्रे के नाम से। और ये क्वेश्चन आज तक उत्तराखंड के हर दूसरे एग्जाम में बन गया है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रयुक्त होने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये लिपुलेख दर्रा है और ये ट्रांस हिमालयी दर्रा है, यानी कि वृहद हिमालय के ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ पे स्थित ये दर्रा है। ठीक है, और ये भारत और तिब्बत के बीच में है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की जो एग्जैक्ट लोकेशन है अभी वो तिब्बत में है। और तिब्बत आपको पता है अभी तिब्बत किसके आधिपत्य में है? चीन के। इसलिए कैलाश मानसरोवर के आसपास का जितना भी एंटर एरिया है वहाँ पे आपको चाइना का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट आऊँगा, इसमें ज़्यादा मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाला। कैलाश मानसरोवर यात्रा की वजह से, मानसरोवर, ध्यान से समझिएगा इस शब्द को, मानसरोवर यात्रा यहाँ पे बहुत पहले से होती रही होगी, बहुत पहले से, इसीलिए मानसरोवर शब्द से ही हमारा मानस खंड अस्तित्व में आया है। आप पढ़ते हैं ना, केदार खंड, जो हमारा स्कंद पुराण है उसका गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड बोला गया और कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड बोला गया। तो ये मानस जो हमारा शब्द निकला है, ये इसी मानसरोवर यात्रा से ही निकला है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, मानसरोवर यात्रा के कारण ही कुमाऊं के भूक्षेत्र को मानस खंड बोला जाता है। अब देखिए, कुछ हमारे ग्रंथ हैं जैसे कि जैन धर्म, जैन धर्म में कैलाश को अष्टपद कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करते रहेंगे। जैन धर्म में कैलाश को यात्रा को या कैलाश पर्वत को अष्टापद बोला गया है। ठीक है, और जबकि बौद्ध साहित्य की मैं बात करता हूँ तो बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म में मानसरोवर को अनवतप्त बोला गया है। अनवतप्त, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हो गया। यात्रा कहाँ से शुरू होती है? दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में प्रवेश करती है यात्रा। फिर उत्तराखंड में बहुत से इसके स्टेप बाय स्टेप यात्रा आगे बढ़ती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में बहुत से इसके मतलब बोल सकते हैं कि पॉइंट आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जाती है यात्रा। बहुत से प्लेसेस पे यात्री रुकते हैं, पड़ाव बनाए गए हैं इसमें। तो उतने पड़ाव हमको डिस्कस करने की यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, हमको केवल पॉइंट टू पॉइंट जाना है। हमको ये पता होना चाहिए कि प्रारंभिक पॉइंट इसका दिल्ली है और इसका जो अंतिम पॉइंट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का, वो नवी ढांग गाँव है या नवी ढांग पड़ाव बोल सकते हैं हम। ठीक है, और इसका अंतिम बोल सकते हैं भारत में स्थित जो अंतिम प्लेस मानेंगे वो नवी ढांग को ही मानेंगे। दर्रे के संदर्भ में क्वेश्चन आएगा, नवी ढांग ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर लिपुलेख के साथ आप जाएंगे। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा को आयोजित कौन करवाता है? KMVN यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम। कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा इस यात्रा का आयोजन करवाया जाता है। अब यात्रा का आयोजन क्यों होता है भाई, ये भी तो सबसे मेन पॉइंट है ना। यात्रा का आयोजन होता है दोस्तों तिब्बत में स्थित जो हमारा ओम पर्वत है। ठीक है, ओम पर्वत,
इस पर्वत के दर्शन के लिए ही इस पर्वत के ओम पर्वत जैसी आकृति दिखती है पर्वत चोटी में, इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए हिंदू श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं। ओम पर्वत के निकट ही आपको एक ताल देखने को मिलेगी जिसको हम जानते हैं राक्षस ताल के नाम से। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। राक्षस जो ताल है ये हमारा कैलाश मानसरोवर के निकट है, और जो हमारा राक्षस ताल है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राक्षस ताल, ये राक्षस ताल हमारे कहाँ पे, मुंशियारी पिथौरागढ़ में। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा की तर्ज पे ही एक और यात्रा होती है, आदि कैलाश यात्रा। कैलाश मानसरोवर के तर्ज पर ही एक छोटा कैलाश या आदि कैलाश यात्रा भी होती है, और ये आदि कैलाश पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होती है। और आदि कैलाश के निकट हमको देखने को मिलती है पार्वती ताल। कौन सी ताल? पार्वती ताल। यानी कि आप कभी क्वेश्चन बनेगा पार्वती ताल किस जनपद में है, तो आंसर क्या होगा आपका? पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, तो ये हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं निकल के आते। सिंपली क्वेश्चन क्या बनता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन कौन करवाता है? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम करवाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रयुक्त दर्रा कौन सा है? तो ये लिपुलेख है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है? तो नवी ढांग है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा से ही एक पॉइंट बन जाता है दोस्तों, देखिए उत्तराखंड में अगर केदारनाथ के बाद मैं बोलूँ दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी कौन सी थी, ट्रेजेडी कौन सी थी, तो वो थी हमारी मालपा ट्रेजेडी। तो मालपा भी हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा में ही प्रयुक्त होने वाला एक पड़ाव था, जहाँ पर सन 1998 में भयंकर भूस्खलन हो गया। तो कैलाश यात्रियों का जहाँ पे बेस कैंप था उसी के ऊपर का पूरा लैंडस्लाइड हो गया, सब यात्री दब गए इसमें। लगभग 400 लोग काल कलवित हुए थे इस मालपा ट्रेजेडी में। 1998 में घटना हुई थी। इसमें हमारी बॉलीवुड की एक नृत्यांगना भी थी, प्रतिमा बेदी, वो भी काल कलवित हो गई थी, जहाँ से आयोग ने क्वेश्चन भी बनाया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो मालपा नामक प्लेस भी इसी यात्रा पड़ाव में आता है, और ये 1998 की घटना है। ठीक है, तो ये हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा देखिए हमारी सबसे लंबी यात्रा नहीं कही जा सकती, क्योंकि देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा तो हमारी बहुत जगह से होके आती है, दिल्ली से फिर यूपी पहुंच के। उत्तराखंड में देखो इसके जो पॉइंट है वो कौन कौन से, देखिए सबसे पहले यात्री कौसानी पहुंचते हैं, कौसानी से बागेश्वर, फिर चौकोड़ी, फिर डीडी हाट, फिर धारचूला, धारचूला से फिर आपका तवा घाट, मांगटी, गाला, बूंदी, गुंजी और नाभी ढांग, भारत का अंतिम जो शिखर है। इसके बाद लिपुलेख दर्रा आता है, फिर हमारा तिब्बत आ जाता है। ठीक है, तो तिब्बत में इसमें यात्रा में वीज़ा भी चाहिए, और इस यात्रा में लकी ड्रॉ सिस्टम होता है, यानी कि जिसकी भोले पे आस्था ज़्यादा है उसका नंबर पहले आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह की ये यात्रा होती है। और जो हमारा कैलाश मानसरोवर पर्वत है, कैलाश पर्वत है, माफ़ कीजिएगा, मानसरोवर तो वहाँ पे झील है जिसको राक्षस ताल भी कहते हैं। तो जो हमारा कैलाश पर्वत है इसकी पूरी परिक्रमा करने में जो टोटल हमारी लेंथ है वो 51 किलोमीटर की है। यानी कि अगर आपको कैलाश पर्वत का पूरा एक चक्कर लगाना है नीचे तलहटी में परिक्रमा करने, तो 51 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी भक्तगण जाते हैं और ये काम करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड राज्य की विशिष्ट पहचान मैं बोल सकता हूँ इस यात्रा से है, जिसको हम जानते हैं नंदा देवी राजजात यात्रा। नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है। ठीक है, हालांकि इससे लंबी यात्रा आपको एक देखने की मिलेगी अस्कोट आराकोट यात्रा, लेकिन अस्कोट आराकोट यात्रा धार्मिक यात्रा नहीं है, वो एक सामाजिक बोल सकते हैं सोशल अवेयरनेस वाली यात्रा है। सामाजिक या बोल सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे पर्यावरण के प्रति ज़्यादा क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए वो यात्रा की जाती है अस्कोट आराकोट यात्रा। उसको हम धार्मिक यात्रा में नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन बनता है, देखिए नंदा राजजात यात्रा से, नंदा राजजात यात्रा दोस्तों एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, एशिया की, ना केवल उत्तराखंड की, भारत की, वरन एशिया की भी। इस यात्रा की टोटल लेंथ है 280 किलोमीटर। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा की जो लेंथ है टोटल वो 280 किलोमीटर है। नंदा देवी राजजात को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। क्वेश्चन कभी बनेगा हिमालय का महाकुंभ, परीक्षा में महाकुंभ मत कर लेना वहाँ। ठीक है, हिमालय का महाकुंभ किसको कहा जाता है? तो नंदा देवी राजजात को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में लगता है, 12 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, 12 वर्ष के अंतराल में ये यात्रा की जाती है। और देखिए सबसे प्राचीन जो नंदा देवी राजजात यात्रा हुई थी राजाओं के टाइम पे, उसके प्रमाण मिलते हैं। एक हमको प्रमाणित वर्ष मिलता है 1843 का, यहाँ पे ये यात्रा हुई थी ऐसा बोला जाता है। इस यात्रा का जो प्रमुख आकर्षण रहता है वो रहता है हमारा चौसिंगिया मेला। चौसिंगिया मेला, मेला का मतलब भेड़। ठीक है, चौसिंगिया मेला या उसको बोला जाता है खाड़ूवी। तो चौसिंगिया मेला का मतलब होता है, देखिए जिस वर्ष नंदा देवी राजजात यात्रा होनी होती है ना हमारे चमोली जनपद में,
उस वर्ष आसपास के गांव में एक 4 सींग वाला भेड़ जरूर पैदा होता है। ये मान्यता और ऐसा आज तक हुआ है। इसको देवी माँ के हम बोल सकते हैं चमत्कार मानो या नंदा देवी राजजात यात्रा पे लोगों की आस्था को मानो कि गांव में जिस वर्ष नंदा देवी राजजात यात्रा होनी होती है उस साल 4 सींगों वाला एक भेड़ जन्म लेता है और इस भेड़ पर माँ नंदा देवी का श्रृंगार रख के माँ नंदा को विदा किया जाता है। नंदा देवी राजजात सिंपली मैं बोलूँ तो ये माँ नंदा की मायके से ससुराल तक की विदाई होती है। मायके से ससुराल तक, यानी कि माँ नंदा इसमें मायके से ससुराल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये यात्रा है लगभग 19-20 दिनों में ये पूरी होती है। यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? तो यात्रा की शुरुआत होती है हमारी चमोली के नौटी गांव से, कांसुआ के निकट है हमारा कांसुआ। चमोली में एक प्लेस है कांसुआ के निकट है नौटी गांव से ये यात्रा शुरू होती है। यानी कि इस यात्रा का प्रारंभिक पड़ाव बोल सकते हैं ना, प्रारंभिक बिंदु बोल सकते हैं, वो नौटी गांव है। इस यात्रा का प्रथम पड़ाव माना जाता है हमारा ईड़ा बधानी। इस यात्रा का प्रथम पड़ाव माना जाता है ईड़ा बधानी। ठीक है, और ये यात्रा समाप्त कहाँ पे होती है? अंतिम पड़ाव माना जाता है यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है होमकुंड, जहाँ पे नंदा देवी का डोला रख दिया जाता है। होमकुंड, ना हेमकुंड नहीं, हाँ होमकुंड, ध्यान रखेंगे। हेमकुंड अलग है, होमकुंड अलग है। और होमकुंड से पहले नंदा देवी राजजात यात्रा का सबसे दुर्गम पड़ाव आता है जिसको जुंगराली दर्रा भी कहते हैं। अब कभी क्वेश्चन ये बनेगा आपका किसी एग्जाम में, इनमें से किस धार्मिक यात्रा में जुंगराली दर्रे का प्रयोग होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए नंदा देवी राजजात यात्रा। ठीक है, तो नंदा देवी राजजात यात्रा सिंपली मैं आपको बता चुका हूँ, ये माँ नंदा को उनके ससुराल भेजने की यात्रा है। ठीक है, माँ नंदा को भगवान शिव की पत्नी माना जाता है और कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। तो कुछ रीजंस है इसमें, बहुत सी हमारी किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि एक बार नंदा अपने मायके आ गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह 12 वर्ष तक ससुराल नहीं जा पाई। ठीक है, बाद में फिर 12 वर्ष बाद जब आदर सत्कार के साथ उनको ससुराल भेजा गया तो तब से ये रस्म चल पड़ी और प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में हम नंदा देवी राजजात यात्रा सेलिब्रेट करते हैं। अब हमको इतने महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने हैं। ये एशिया की सबसे लंबी यात्रा है, इसको हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है। लास्ट टाइम की जो नंदा देवी राजजात यात्रा हुई थी वो 2014 में हुई थी, होनी 2013 में थी, लेकिन केदारनाथ आपदा की वजह से 1 साल डिले हो गया, 2014 में हुई। नंदा देवी राजजात पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 2013 में किया गया था। जारी 13 में ही हो गया था, ऑफिशियली बाहर आया था 14 में, लेकिन जारी 13 में ही किया गया था। तत्कालीन जो सीएम थे उत्तराखंड राज्य के विजय बहुगुणा उनके द्वारा। ठीक है, नंदा देवी राजजात पर सन 2005 में गणतंत्र दिवस की झांकी में ये थीम भी प्रेजेंट की गई थी। यानी कि किस गणतंत्र दिवस में झांकी में नंदा देवी यात्रा का प्रदर्शन किया गया था? क्वेश्चन बन सकता है। तो 2005 वाली हमारी जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था वहाँ पे नंदा देवी की झांकी हमने दिखाई थी। ठीक है, तो ये माँ नंदा देवी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और माँ नंदा देवी का मैं आपको बता चुका हूँ, यात्रा का जो प्रमुख आकर्षण होता है वो हमारा चौसिंगिया मेड़ो होता है या खाड़ू होता है, मेड़ा होता है या खाड़ू होता है, यानी कि भेड़ है। अब देखिए माँ नंदा ने भेड़ को ही अपना वाहन क्यों चुना, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। इसकी जगह हम कोई दूसरा क्यों नहीं ले जाते, वाहन घोड़ा क्यों नहीं ले जाते या कोई अन्य जानवर को क्यों नहीं बनाया जाता है? देखिए भेड़ जो होती है हमारी, भेड़ एक ऐसा जानवर होता है जो चुगने के लिए या चरने के लिए वो विषम धरातल पे भी चढ़ जाता है। यानी कि कहीं पे चट्टान भी होगी उसमें भी आसानी से चढ़ पाता है वो। कितनी भी लंबी यात्रा होगी, देखिए चरवाहों के जो भेड़ होते हैं बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं ना, इसी प्रकार भेड़ में एक कैपेसिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है कि वो लंबा तो चल ही सकता है, साथ ही अगर वहाँ पे कुछ दुर्गम रास्ते भी हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं या चट्टान वाले रास्ते हैं, वहाँ पे भी आसानी से चढ़ जाता है वो। इसीलिए इसको माँ नंदा ने अपना वाहन बनाया। भेड़ की पीठ पर माँ नंदा के जो साज वाले सामान होते हैं, इसमें सब चूड़ियाँ, बिंदियाँ वगैरह सभी चीज़ें रखी जाती हैं, आभूषण वगैरह आर्टिफिशियल, ये भेड़ पे रखे जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए नंदा देवी यात्रा का विशेष आकर्षण होता है हमारी एक छंतोली बनाई जाती है। छंतोली छतरी होती है जो कि रिंगाल की बनाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छंतोली भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, रिंगाल की छतरी होगी, बिल्कुल ये नेचुरल अम्ब्रेला इसको हम बोल सकते हैं। तो छंतोली पकड़े हुए श्रद्धालु जुड़ते जाते हैं। पहला पड़ाव ईड़ा बधानी आता है, फिर दूसरा पड़ाव आता है, वहाँ पे लोग जुड़ते हैं, फिर तीसरा पड़ाव आता है। ऐसा करते करते विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुई यात्रा अंतिम पड़ाव यानी कि होमकुंड तक पहुँच जाती है। बीच में जुंगराली दर्रा आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन दर्रा है, लेकिन जो लोग मतलब
विशेष आस्था रखते हैं और जिन लोगों के अंदर कैपेसिटी होती है ऊपर तक जाने की, वही लोग जा पाते हैं। अब बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि नंदा देवी राजात में लिमिटेड लोग जाएं, क्योंकि इससे जो हिमालय की इकोलॉजी है ऊपर हाई एरिया की या हाई एल्टीट्यूड की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ ऐसे प्लेसेस पे जाएगी ना, बहुत संवेदनशील प्लेसेस हैं वो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये कहीं ना कहीं आइडिया सही भी है, ठीक है। कुछ विशेष व्यक्तियों को ही इस यात्रा को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। लेकिन ज़्यादा भीड़ को ऊपर जाने देना ये कहीं ना कहीं पर्यावरणीय दृष्टि से प्रतिकूल मैं बोल सकता हूँ, ये बिल्कुल प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो ये नंदा देवी राजात की पूरी कहानी है दोस्तों। बहुत ही इमोशनल सीन भी इसमें हो जाता है बीच में एक जगह पे, ठीक है। इमोशनल सीन होता है इसमें बीच में, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ माँ नंदा देवी राजात यानी कि मायके से हमारी ससुराल जा रही है। तो मायके से ससुराल जब भी हमारे राज्य की कोई भी स्त्री या कन्या जाती है तो उसमें बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही छमतोली के साथ ये यात्रा प्रारंभ होती है तो नौटी गांव की महिलाएं एक गीत गाती हैं और रोने लगती हैं। ये गीत है, जाबे तू कैलास त्वे द्युलुमी मुंगेरी काखड़ी जख मारी निरिंग दिकन के रोली तू कैलास, जाबे तू कैलास द्युलो में मुंगेरी काखड़ी जाबे तू कैलास। यानी कि इसमें ये बोला जाता है गांव की महिलाओं के द्वारा माँ नंदा देवी को, बेटी तू कैलाश तो जा रही है, मैं तुझे कलेवा और फल दूंगी। अब लोग या महिलाएं इसलिए ज़्यादा दुखी हो गई हैं, वो ये बोल रहे हैं इस गीत में कि जिस कैलाश में एक मधुमक्खी भी देखने को नहीं मिलती, उस निर्जन एकांत कैलाश में तू कैसे रहेगी। तो इसलिए ज़्यादा भाव विभोर हो जाती हैं महिलाएं यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होते हैं, ठीक है। तो नंदा देवी राजात में अगर आपको पार्टिसिपेट करने का कभी मौका मिलेगा दोस्तों, अपने राज्य का ये एक हेरिटेज कल्चर है, इसको आप ज़रूर फॉलो करना, ज़रूर वहाँ पे मौका बनाना अपने लिए, ठीक है। चलिए बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नंदा राजात यात्रा छोटी। तो देखिए एक छोटी यात्रा भी होती है उत्तराखंड राज्य में, नंदा राजात, ठीक है, जो कि हमारे कुरुल के मंदिर से शुरू होकर थराली, नंद केसरी, देवाल, मुंदोली, वाण होते वेदनी बुग्याल तक जाती है। यानी कि जो छोटी नंदा देवी राजात यात्रा होती है ये हमारे कुरुल के मंदिर से शुरू होती है और ये फाइनली बेदनी बुग्याल पर खत्म की जाती है। वहाँ पे एक नंदा सरोवर है, यहाँ पे नंदा देवी की पूजा होती है और यहीं पे यात्रा समाप्त हो जाती है, ठीक है। दोनों याद रखना आपको। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और ख़त्म होने वाला पॉइंट दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अगला जो यात्रा है, देखिए वैसे तो हम उत्सव में पहले ही पढ़ चुके हैं इस यात्रा को, हिल यात्रा। तो यहाँ पे थोड़ा इसको रिवीजन कर लेते हैं। हिल यात्रा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका था, उत्तराखंड की जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, जात होती हैं, उनको यात्रा कहा जाता है, ठीक है। तो हिल यात्रा भी हमारा नेपाल से आया हुआ, नेपाल की देन है बोला जाता है इसको। हिल यात्रा हमारा स्पेशली सोर घाटी में आयोजित होता है। सोर घाटी यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पिथौरागढ़ जनपद की। हिल यात्रा का जो मुख्य आकर्षण है वो है लखिया भूत, ठीक है। लखिया भूत इसमें मेन कैरेक्टर होता है जिसको कंट्रोल करते हैं वहाँ पे सभी लोग, और मुखौटे पहना होता है। मुखौटे इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है। ये कृषकों का प्रमुख त्यौहार है, कृषक वर्ग जो होते हैं हमारे वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये नेपाल की देन माना जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखिए हिल यात्रा दो शब्दों से मिलकर बना है। हिल का अर्थ होता है सीमार। सीमार मतलब उत्तराखंड में जो दलदली भूमि होती है, वेटलैंड, वेटलैंड को उत्तराखंड में सीमार कहा जाता है। यानी कि बिल्कुल पानी वाली भूमि होगी, वहाँ पे आप जाएंगे तो पैर तक सन जाएंगे, डूब जाएंगे, लगभग आधा पैर, ठीक है। तो सीमार वाली जगह, दलदली जगह, यात्रा का मतलब होता है, यात्रा अर्थात दलदली जगह पर किए जाने वाला खेल, इसी को बोलते हैं हिल यात्रा। जब खेतों में रोपाई हो जाती है उसके बाद हिल यात्रा आयोजित होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बना देता है यूके ट्रिपल एससी, किस फसल की बुआई के बाद हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है ना। एग्जामिनर का दिमाग है भाई, कैसे भी क्वेश्चन बिल्ड कर सकते हैं, क्वेश्चन बना देगा वो, किस फसल की बुआई के पश्चात हिल यात्रा सेलिब्रेट किया जाता है। गेहूँ, धान, गन्ना या हमारा मडुआ। तो आपको पता होना चाहिए गेहूँ, धान की जो फसल लगती है रोपाई के बाद, ठीक है, रोपाई। अगली जो धार्मिक यात्रा है वो है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। देखिए धार्मिक यात्राओं की बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगली यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ठीक है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को पांचवां धाम यात्रा भी कहा जाता है, उत्तराखंड का पांचवां धाम। वैसे तो उत्तराखंड के बहुत से धामों को पांचवां धाम की संज्ञा दी जाती है, लेकिन ऑफिशियली किसी को नहीं दी गई है। लेकिन इस यात्रा को, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को पांचवां धाम यात्रा भी कहा जाता है। ये टिहरी के घुत्तू से, ध्यान रखेंगे टिहरी में एक प्लेस है घुत्तू, घुत्तू से लेकर ये हमारा जो टिहरी का एक ग्लेशियर है खतलिंग ग्लेशियर, यहाँ तक आयोजित होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपने। अगली यात्रा है द्योरा यात्रा, ठीक है, द्योरा यात्रा।
तो द्योरा यात्रा हमारी ये भी पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में मनाई जाती है। और इस यात्रा में यात्री क्या करते हैं, रास्ते भर नंगे पाँव चलते हैं और मार्ग में ध्यानी यानी कि ब्याही गई बेटी अपने सामर्थ्य अनुसार देव यात्रियों को भात्तू देती है। ठीक है, तो ये हमारी है द्योरा यात्रा। अगली देखिए पंवाली कांठा केदार यात्रा। तो पंवाली कांठा एक बुग्याल है जो कि टिहरी गढ़वाल में है। पंवाली कांठा टिहरी गढ़वाल में एक बुग्याल है। अब इस बुग्याल से लेकर हमारी केदार मतलब केदारनाथ तक, ठीक है, तो नाम से पता चल रहा ना, तो टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हमारी ये धार्मिक यात्रा आयोजित होती है जिसको हम पंवाली कांठा केदार यात्रा कहते हैं। ठीक है, अगली देखिए सहस्त्रताल महासरताल यात्रा। ठीक है, तो ये भी हमारी महत्वपूर्ण है, सहस्त्रताल महासरताल यात्रा। तो ये यात्रा हमारी टिहरी से होकर बूढ़ा केदार से महासरताल से गुत्तू से लेकर उत्तरकाशी के सहस्त्रताल समूह तक जाती है, यानी कि लंबी है यात्रा। और इसमें भी देवी देवताओं की डोला, निशान, ध्वज आदि के साथ हमारी क्या होती है यात्रा भादो महीने में आयोजित होती है। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो सहस्त्रताल महासरताल यात्रा होती है किस महीने में आयोजित होती है, तो भादो माह में। ऐसे ही हमारी पंवाली कांठा जो यात्रा है ये भी देखिए भादो माह में। ज़्यादातर जो यात्रा है हमारे वो भादो माह में ही आयोजित होती हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द है निशान। निशान शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बोलूँ। उत्तराखंड में देखिए मंदिरों के ऊपर आपने देखा होगा ना, बहुत से मंदिर जो होते हैं इन मंदिरों के ऊपर जो फ्लैग लगे होते हैं इस टाइप के, और इसमें ओम होता है या इसमें स्वास्तिक होता है, इस तरह के जो कपड़े के फ्लैग होते हैं इनको निशान कहा जाता है। इसी प्रकार के निशानों के साथ ये यात्रा आयोजित होती है हमारी। अगला देखिए वारुणी पंचकोशी यात्रा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्रा है हमारी, उत्तरकाशी में आयोजित होती है ये। अब वरुणावत पर्वत आपको पता है उत्तरकाशी में है, तो उत्तरकाशी में प्रतिवर्षीय 1 दिवसीय पंचकोशी यात्रा का पौराणिक विधान है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को इसका मणिकर्णिका और बेड़थी में वरुणा जो हमारी श्यामल गाड़ है एवं भागीरथी के संगम पर स्नान के उपरांत होता है। ठीक है, यानी कि जो वरुणा नदी है और भागीरथी का जो संगम होता है वहाँ पे स्नान करने के बाद इस यात्रा का शुभारंभ होता है, वारुणी पंचकोशी यात्रा का। यात्रीगण यहाँ से गंगा जल लेकर वरुणा के प्रवाह पथ से होकर वरुणावत पर्वत की ओर जाते हैं और ये यात्रा 15 किलोमीटर की होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भी। तो यानी कि वरुणावत पर्वत को जाती है यात्रा और उत्तरकाशी में आयोजित होती है। इससे सिंपली क्वेश्चन ही बन सकता है मेरे हिसाब से, वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जनपद में आयोजित होती है, तो ये उत्तरकाशी में होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा एक यात्रा और है धार्मिक यात्रा जो कि पिथौरागढ़ जनपद में होती है, जिसको हम जानते हैं छिपला केदार यात्रा के नाम से। छिपला केदार यात्रा हमारी कहाँ पे होती है, क्वेश्चन कभी बनेगा तो ये हमारी पिथौरागढ़ जनपद में होती है। तो ये थी उत्तराखंड राज्य की प्रमुख धार्मिक यात्राएं। अब हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य के जो पारंपरिक परिधान है। परिधान का मतलब क्या होता है, जो कपड़े वगैरह पहने जाते हैं स्थानीय स्तर पे, उन कपड़ों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, किस प्रकार के कपड़े यहाँ पे पहने जाते हैं लोगों के द्वारा, उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम गढ़वाली पुरुषों के परिधान कौन कौन से होते हैं। तो गढ़वाली पुरुष पहनते हैं धोती, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, मिर्जई। ठीक है, मिर्जई, सफ़ेद टोपी, पगड़ी, बास्कट। देखिए बास्कट जो होता है आधा कोट, इस बास्कट कोट को हमारा गढ़वाली में कहा जाता है मोरी। ऐसे क्वेश्चन बनते देखिए, बास्कट कोट को गढ़वाली में मोरी कहा जाता है, जबकि बास्कट को हमारा कुमाऊनी में कहा जाता है भोटू। ठीक है, भोटू, ये अंतर है। देखिए है तो बास्कट लेकिन गढ़वाली में मोरी कहा जाता है और कुमाऊनी में भोटू कहा जाता है। ठीक है, ऐसे गढ़वाली स्त्रियां पहनती हैं हमारी आंगली, काती, धोती, पिछोड़ा आदि। पिछोड़ा हमारा बहुत ज़्यादा फेमस है, गढ़वाल में भी कुमाऊं में भी मांगलिक अवसरों पर महिलाओं के द्वारा ये धारण किया जाता है। यह लाल रंग का पीले रंग का कपड़ा होता है जिसपे लाल लाल बिंदियाँ टाइप की बनी होती हैं और मांगलिक अवसरों पर इसको पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, पिछोड़े को। ऐसे गढ़वाली बच्चे पहनते हैं भैया झगुली। झगुली कोट होता है बच्चों का छोटा सा, हाँ ये भी नोट करना, ये बन चुका है क्वेश्चन। उत्तराखंड में झगुली क्या है, क्वेश्चन बना था। एक आभूषण, एक परिधान, एक त्यौहार, एक रस्म। तो आपको बताना झगुली क्या है, बच्चों का परिधान है। घाघरा, कोट, चूड़ीदार ये तो हमारे भी यूज होते हैं तो इससे पता चली जाता है। ऐसे कुमाऊनी पुरुषों के परिधान की बात करता तो हमारा धोती, पजामा, सुराव, कोट, भोटू। देखिए बास्कट को भोटू कहा जाता है, कमीज, मिर्जे और टोपी आदि। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कुमाऊनी स्त्रियों के परिधान की बात करते हैं तो इसमें घाघरी, जिसको घाघरा या लहंगा भी कहा जाता है। ठीक है, घाघरा या लहंगा। इसके अलावा देखिए इसमें पिछौड़ी। पिछौड़ी जो है इंपॉर्टेंट है दोनों जगह पे, गढ़वाल कुमाऊं में महिलाओं के लिए। बाकी सेम ही है लगभग। महिलाएं यहाँ पे साड़ी भी पहनती हैं, महिलाएं यहाँ पे सूट वगैरह भी पहनती हैं। कुछ हमारी जनजातियाँ जो पारंपरिक परिधान पहनते हैं, जैसे भोटिया जनजाति में आप जाएंगे, ऐसे कुमाऊनी बच्चों को आप देखेंगे तो ये भी झगुली पहनते हैं, झगुल कोट पहनते हैं। ठीक है, झगुली, सॉरी मैंने कोट बता दिया था, झगुली कहा जाता है लंबी फ्रॉक को। बच्चों की जो फ्रॉक होती है ना उसको कहा जाता है झगुली।
लंबी फ्रॉक होती है जो इस टाइप की, देखिए मैं बना देता हूँ आपको फिगर। ये जो फ्रॉक होती है ना बच्चों की, ये कहलाती है झगुली, ठीक है। लंबी फ्रॉक होती है, थोड़ा लंबी होगी ये नीचे तक, तो ये हमारी झगुली। तो ये परिधान से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देख लिए। अब देखिए प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों को देखने से पहले हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख आभूषण हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं परंपरागत जो आभूषण है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड में, देखिए आभूषण बहुत प्रचलित है। तो कुमाऊं गढ़वाल की महिलाएं हो या हमारी जितनी भी जनजाति हैं उनकी महिलाएं हों, ठीक है। तो उसके अलावा जो जनजाति समूह उसमें पुरुषों में भी कुछ आभूषण देखने को मिलते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सिर में धारण किए जाने वाले आभूषण है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहला नाम है शीश फूल। तो शीश फूल जो है सिर का आभूषण होता है। शीश फूल मतलब फूल के आकार का बना होता है और सिर में पहना जाता है, और 40 से 50 ग्राम का बना होता है, चांदी का बना होता है, ठीक है। तो शीश फूल। अगला देखिए मांग टीका। मांग टीका जो होता है ये महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होता है। मांगलिक अवसरों पर इसको पहना जाता है। जो बीच में हम मांग भरते हैं उसी के तर्ज पर ये मांग टीका धारण किया जाता है सिर में, ठीक है। और जो कि 5 से 10 ग्राम सोने का बनाया जाता है। इसके बाद देखिए सुहाग बिंदी। तो सुहाग बिंदी भी महिलाओं और लड़कियों द्वारा सुहाग बिंदी का प्रयोग किया जाता है, और सुहागिन जो होने का प्रमाण होता है सुहाग बिंदी होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बंदी या बांदी। बंदी या बांदी भी एक पुराना जेवर होता है जो पाजेब की तरह चांदी से बना होता है। देखिए पहले 60 से 70 सेंटीमीटर लंबाई की पट्टी नुमा बंदी पूरे माथे का चक्कर लगाकर पहनी जाती थी। अब ये प्रचलन में नहीं है और है भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा है बंदी को, ठीक है। पुराने जो मुगल कालीन चित्र दिखते थे हमको उसमें देखते थे हम, जैसे कोई महिला है, ये महिला है, ठीक है। अब बंदी क्या होता था देखिए, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये पूरे सिर में लपेटा होगा, देखिए जैसे शेख लोग नहीं पहनते पट्टी टाइप की, एक वैसे पट्टी सिर में कोई पट्टी आती है गोल, वैसे ही बना होता था ये आभूषण बंदी या बांदी। लेकिन आपको तो यहाँ पे कंटेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए। एग्जामिनर की तो मतलब है क्वेश्चन बनाने से, वो सीधे क्वेश्चन बना देगा बंदी या बांदी नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता था महिलाओं द्वारा। तो सिर के आभूषण है। तो सिर के कितने आभूषण हो गए? 4। शीश फूल, मांग टीका, सुहाग बिंदी, बंदी या बांदी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला कानों के आभूषणों की तरफ। तो कानों में धारण किए जाने वाले आभूषणों में सबसे पहला नाम आता है मूर्खली या मुर्की, जिनको मुंदड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। मुंदड़े, वैसे मुंदड़ा नाम ज़्यादा पॉपुलर है उत्तराखंड में, या मुंदड़े ज़्यादा पॉपुलर है, मुंदड़े। तो देखिए मूर्खली या मुंदड़े जो होता है अपने सामर्थ्य के अनुसार बना सकता है आदमी, या तो सोने का भी बना सकता है, चांदी का भी बना सकता है। 5 से 10 ग्राम भार की होती है। पहले तो ये 12 आना शुद्ध सोने की बनती थी। कानों के किनारे छेद कर इनको पहना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बाली या बल्ली। तो बाली तो सभी लोग जानते हैं, बाली गोल टाइप की होती है और ज़्यादातर हमारी गर्ल्स वगैरह इसको धारण करती हैं। ना केवल शादीशुदा बल्कि अविवाहित कन्याएं भी बाली को धारण करती हैं। अगला देखिए कुंडल। ये तो आप जान ही लेंगे, कान का आभूषण है। कान फूल, नाम से पता चल रहा है कान के फूल, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कान का आभूषण है। इसके बाद जो आभूषण है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुग्गल। देखिए ऐसे ही आयोग क्वेश्चन बनाता है, जो आभूषण आप रिलेट कर पाएंगे वो तो देगा ही नहीं ना वो, जिसमें आप कन्फ्यूज होंगे। अब तुग्गल जो आभूषण है कहाँ धारण किया जाता है क्वेश्चन बनेगा। अब पता चल रहा है नाम से, बिल्कुल पता नहीं चला कि एक कानों का आभूषण है जब तक आपने पढ़ा ना हो। तो तुग्गल नामक जो आभूषण होता है ये हमारा कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है, और चपटी पट्टी आकार का होता है जो कि सोने या चांदी का बना होता है, ठीक है। इस पर लाल हरे नगीने भी जड़े होते हैं, और ये हमारा कान का आभूषण है। इसके बाद देखिए गोरख। तो गोरख नामक जो आभूषण है ये पुरुषों का गहना होता है। देखिए मैंने बोला नहीं उत्तराखंड में पुरुष भी हमारे कुछ आभूषण धारण करते हैं, जिनमें गोरख जो आभूषण है ये पुरुषों का गहना है। सोने या चांदी दोनों से बने होते हैं। इस पर सुंदर झुमके लगे होते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर दूल्हे को दिए जाने वाला गहना 10 ग्राम का बना होता है, लेकिन आधुनिक समय में यह विलुप्त हो रहा है, ठीक है। मैंने भी इसको नहीं देखा है अभी तक, गोरख नामक जो आभूषण है। जबकि इसके अलावा जो कानों के अन्य आभूषण है उनमें झुमके, झुपझुपी, उतरौले। देखिए उतरौला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उतरौले भी कान के ही आभूषणों को कहा जाता है। जल कंछऊ और जल मछली टाइप का जो आभूषण बना होगा कान का, वो भी बहुत फेमस है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण आभूषण हमको यहाँ पे जानने को मिले कान से, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला मूर्खली या मुंदड़ा, दूसरा हमारा तुग्गल, और तीसरा मैंने आपको बता दिया उतरौले, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नाक के आभूषण। तो नाक के आभूषण में सबसे पहले तो नथ आती है भैया। नथ आपका देखिए बहुत गोल आकार की होती है, नाक में पहनी जाती है। फिर इसमें एक छोटी सी चेन लगी होती है कान तक। और उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल बोल सकते हैं परिधान है, परिधानों के साथ आप देखते हैं किसी भी महिला को पिछोड़ी के साथ तो नाक में नथ जरूर होती है, और इस पर बहुत से सॉन्ग्स भी हैं, ठीक है। तो कुमाऊं गढ़वाल में दोनों क्षेत्रों में नथ या नथुली सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसकी बनावट मैदानी भाग की नथों से भिन्न होती है। हमारे यहाँ पे जो नथ होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। हालांकि अब लोगों ने ट्रेंड लेना शुरू कर दिया।
आज भारत की सभ्यता भी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करे, वैसे हमारी पहाड़ी सभ्यता भी शहर की तरफ भाग रही है। तो शहर पे जो छोटे छोटे हमको नथ दिखते थे वही हम अडॉप्ट कर रहे हैं। जो बड़ी नथ का प्रचलन था हमारी दादी अम्मा के टाइम पे या उससे पहले, वो कहीं ना कहीं हम लीप करते जा रहे हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो नथ जो है हमारा नाक का आभूषण होता है। इसके बाद देखिए बुलाक, बुलाक जो आभूषण है ये भी नाक का है। तो बुलाक आभूषण हमारा पर्वतीय क्षेत्रों का विशिष्ट आभूषण होता है। बुलाक 5 से 10 ग्राम तक सोने की बनाई जाती है। तो ये 5 से 10 ग्राम सोने की होती है और इसका ऊपरी भाग उल्टे यू आकार के हू द्वारा जोड़ा रहता है। बुलाक का मध्य भाग चौड़ा होता है और नीचे की ओर शंक्वाकार आकृति ले लेता है, ठीक है। नाक के मध्य भाग को ही छिदवाकर बुलाक पहनाई जा सकती है। तो देखिए बुलाक की मैं बात करता हूँ, तो बुलाक हमारी नाक के मध्य भाग की बात करी जाए तो आपने देखा होगा इस तरह का आभूषण होता है बुलाक। ये नाक हो गई हमारी, तो यहाँ पर लगा होता है बुलाक के बीच नाक में, ठीक है। ज़्यादातर हमारी जो गोरखा महिलाएं हैं उनके पास आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर हमारी जो पहाड़ी क्षेत्रों के बहुत ही बूढ़ी महिलाएं अभी हमको देखते हैं, बहुत बड़ी एज की जो महिलाएं हैं उनके बीच नाक में आपको ये बुलाक देखने को मिलेगा। यंग जनरेशन में बहुत कम हो चुका है ये अब। अगला देखिए फूल या फूली, जिसको लौंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो फूली तो सभी को पता है, फूली हमारा नाक का आभूषण होता है। चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे गले के आभूषण में। तो गले के आभूषण में बहुत से हमको सॉन्ग सुनने को मिलते हैं जिसमें गलोबंद वाला सॉन्ग मुख्यतः देखने को मिलता है। तो गलोबंद जो होता है हमारा सुहाग का प्रतीक होता है। तो एक पट्टी टाइप की होती है गले की, उस पट्टी में बाहर से पूरा सोना जड़ा होता है, ये कहलाता है गलोबंद, ठीक है। आज भी बहुत प्रचलन में है। और गलोबंद जिसके पास होगा तो एक सोसाइटी स्टाइल या बोल सकते हैं स्टेटस सिंबल के रूप में उसको देखा जाता है, यानी कि बहुत पैसे वाला आदमी ही आज इसको बना सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें गोल्ड लगता है। अगला लॉकेट, लॉकेट तो सभी लोग करेंगे। चर्यो, चर्यो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों चर्यो, चर्यो जो होता है ना हमारे उत्तराखंड में, ये सुहाग का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। जैसे हमने पढ़ा है ना, किसी भी विवाहित महिला के लिए सबसे मेन क्या होता है, मंगलसूत्र जिसको हम बोलते हैं, वो मंगलसूत्र को ही हमारी स्थानीय भाषा में चर्यो कहा जाता है, ठीक है। बस इतना आप याद रखेंगे। अगला देखिए हसूली, हसूली नामक जो आभूषण है ये भी गले का आभूषण है। और हसूली जो है मुख्यतः चांदी की बनाई जाती है, लेकिन जो संपन्न परिवार होते हैं वो इसको सोने का बनाते हैं, ठीक है। हंसुला भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कंठी माला, कंठी से पता चल गया गला, माला मतलब माला, कंठी की माला है। मूंगों की माला, चवन्नी माला, चवन्नी माला, जितनी भी माला आ रहे हैं गले में तो पहनेंगे। इसमें विशेष क्या है, विशेष यह है कि चवन्नी माला को हमेल भी कहा जाता है। आप देखिए यहीं पे फंस जाएगा आप बच्चा। एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा कि हमेल नामक आभूषण कहाँ पे धारण किया जाता है। तो हमेल नामक आभूषण चवन्नी माला को कहा जाता है। चवन्नी माला का अन्य नाम हमेल है, जो कि गले में धारण किया जाता है। इसमें चांदी की पुरानी जो चवन्नियाँ चलती थी ना, उनको गूंथ कर पिरो कर ये चवन्नी माला या हमेल बनाई जाती थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए गले के कुछ आभूषण और हैं, जैसे कि चंद्रोली, चंपाकली, चेन पेंडल आदि, ठीक है। ताबीज़ तो हम देखते हैं उत्तराखंड में बहुत जगह, नहीं तो बोलते हैं ना इसको हवा पानी लग गई। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा होता है, पर्वतीय अंचलों में आपने देखा होगा नदी के किनारे जाके हम, तो इसको मशान लग गया है, भूत लग गया बोलते हैं। तो उसमें ताबीज़ का विशिष्ट प्रयोग होता है जिससे आदमी सुरक्षित रहता है। अगर देखिए हाथ के आभूषण, तो हाथ के आभूषण में सबसे पहला नाम आता है धगुले। तो धगुले देखिए सबसे मेनली क्या होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का क्या होता है, हमारा जन्म उत्सव होता है या जन्म संस्कार होता है ना। तो जब बच्चे का जन्म संस्कार होता है उस समय उनके जो रिलेटिव होते हैं खासकर, वो बच्चे के दोनों हाथों के लिए धगुले बना के लाते हैं, चोंगली टाइप के होते हैं। और ये धगुले जो जिसकी हैसियत अच्छी खासी है वो सोने के देता है, जिसका नॉर्मल है बैकग्राउंड तो वो चांदी का बनाता है, और कुछ लोग आर्टिफिशियल भी लाते हैं। तो धगुले जो होता है हमारा ये बहुत ही खास है उत्तराखंड में मैं बोलूँ, ठीक है, बच्चे के लिए खासकर। और धगुले नामक जो आभूषण है इसको मैदानी क्षेत्रों में खंडवे कहा जाता है, ठीक है। और धगुले जो होता है इसके साथ साथ बच्चों के साथ साथ ना देवी देवताओं के गहनों के रूप में भी इसको देखा जाता है। बच्चों के धगुले जो हमारे ये आज भी देखने को मिलते हैं, बहुत सी जगह मैंने देखा है। अभी भी इस कल्चर को ख़त्म नहीं किया बहुत लोगों ने, तभी बोलता हूँ मैं एक मुहिम कल्चर को बचाने की भी होनी चाहिए। अगला देखिए पौंची, पौंची वेरी इंपॉर्टेंट है। पौंची तो मतलब स्टेटस सिंबल माना जाता है बहुत जगह पे। पौंची नामक जो आभूषण होता है वो कलाई पर धारण किया जाता है, ठीक है, महिलाओं के द्वारा दोनों कलाइयों में। पौंची बनाने के लिए आपको कम से कम 3 तोले सोने की ज़रूरत पड़ती है। आज वर्तमान परिदृश्य की मैं बात करूँ 3 से 4 तोला अगर आपको बढ़िया बनाना है। और इसको एक सोशल स्टेटस के रूप में भी देखा जाता है कि पौंची जिसके पास है तो वो अमीर है एक हिसाब से, सोसाइटी भी उसका ही है। तो पौंची नामक आभूषण भी देखिए 200 से 300 ग्राम का भी होता है। ये चांदी का भी बनाते हैं वो लोग, लेकिन ज़्यादातर अब सोने में प्रचलन हो गया। वैसे मैंने पुराने टाइम के भी देखे हैं, चांदी के भी कुछ पौंची वगैरह पहने जाते हैं। जनजातीय समूह में भी मैंने देखा है, भोटिया जनजाति वगैरह में।
अगला अंगूठी तो कोई भी बता देगा भाई, अंगूठी कहाँ पे, हाथ का ही आभूषण हुआ, उंगली का। अंगूठी को मुंदड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट हो गया। अभी हमने ऊपर पढ़ा मुंदड़ी, मुंदड़ा, मुंदड़ा हमारा कान का था ना। अब इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा, मुंदड़ी जो होती है वो अंगूठी को कहा जाता है, मुंदड़ा जो है वो कान का मुरखली को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए ठ्वाक, ठ्वाक नामक जो आभूषण है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, कलाई तक कोहनी तक पहना जाता है, खोखले सिलेंडर के आकार का होता है। जैसे कि पुराने समय में आपने देखा होगा ना, राजा महाराजा पहनते थे कलाई से कोहनी तक, मतलब युद्ध वगैरह में जाने के लिए, बचाने के लिए खुद को। या आप सिंपली इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे बैट्समैन जाता है, बैट्समैन का आपने देखा होगा हाथ में भी पैड पहन के जाता है वो कई बार ना, है ना, कोहनी वगैरह को बचाने के लिए। तो उसी टाइप का होता है ठ्वाक, जो कि हमारा कलाई से कोहनी तक पहना जाता है, ठीक है। ये चांदी का आभूषण होता है, ध्यान रखेंगे। अगला चूड़ी तो सभी लोग जानते हैं, हाथ में पहना जाता है। कंगन भी जानते हैं। गोखले बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए गोखले कई बार पूछा भी जा चुका है UPSSC के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में। गोखले जो आभूषण है चांदी से बनाया जाता है, इसको बाजूबंद भी कहा जाता है। गोखले आभूषण को बाजूबंद भी कहा जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आ जाते हैं देखिए कमर के आभूषणों पे। तो कमर में धारण किए जाने वाले आभूषणों में सबसे पहला नाम आता है तगड़ी या तिगड़ी, ठीक है। कमर में पहने जाने वाला एकमात्र आभूषण होता है जिसको पेटी या करधनी भी कहा जाता है। तगड़ी प्रायः चांदी से बनती है, जिसका भार 300 ग्राम से 1 किलो तक होता है, यानी कि बेल्ट टाइप की होती है तगड़ी। और खासकर तगड़ी नामक आभूषणों को आप देखेंगे हमारी भोटिया जनजाति में, ठीक है, भोटिया जनजाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो मांगा घाटी वाले रोंगपा है हमारे, वो भी हमारे इसको पहनते हैं, अपने जो पारंपरिक परिधान है ना उसके साथ हमारे तगड़ी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए पैरों के आभूषण। तो पैरों के आभूषण में सबसे पहला नाम आता है झिंवरा। झिंवरा जो आभूषण है पैर का है वो, ठीक है। तो पैरों की पिंडलियों पर पहना जाता है झिंवरा आभूषण। 100 ग्राम तक ये होते हैं, भीतर से खोखले होते हैं और अंदर इनके कंकड़ या बीज कुछ डाल दिया जाता है। जब भी आप चलेंगे तो बड़ी अच्छी छम छम वाली आवाज़ आएगी। ऐसे पोंटा जो है, पोंटा भी हमारा पैर का आभूषण है। पाजेब तो आप सभी लोग जानते हैं, लच्छा भी हमारा पैर का है, पाजेब भी हमारा, घुंघरू जो होते हैं ना वो उसी को पाजेब कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पैर के आभूषण है। इसके अलावा देखिए इमरती, ये महत्वपूर्ण है। इमरती पायल या पाजेब के साथ ही एक पैर में 4 तक पहनी जाती है, जंजीर से इनको बांधा जाता है। बिछुआ हमारी पैरों की उंगलियों में पहना जाता है, जैसे कि हाथ की उंगलियों में अंगूठी पहनी जाती है, ऐसे ही पैरों की उंगलियों में महिलाओं के द्वारा बिछुआ पहना जाता है। अगला आभूषण है देखिए कंडवा। कंडवा आभूषण देखिए हमारा कड़े की तरह होता है, ये मतलब जैसे हाथ का कड़ा होता है ना, ऐसे पैर का ही होता है कंडवा। इसको सुमधन भी कहा जाता है, देखिए सुधमन, माफ कीजिए, सुमधन नहीं सुधमन, ये महत्वपूर्ण है। देखिए सुधमन नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, क्वेश्चन बनेगा, तो ये पैर में धारण किया जाता है और इसको कंडवा भी कहते हैं, ओके। ये सभी चांदी के बनते हैं, पैर के जितने भी आभूषण हैं, क्योंकि पैर हमारे शरीर का सबसे निम्न भाग है, पैर के सभी आभूषण लगभग चांदी के बनते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में। इसके बाद देखिए बच्चों के भी बहुत से आभूषण हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको पोस्ट करके देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम जाएंगे जोहारी तिब्बती सीमांत जनजाति के आभूषण। तो देखिए जोहारी जो तिब्बती सीमांत जनजाति यानी कि बात हो रही है भोटिया जनजाति की, भोटिया जनजाति के कुछ विशिष्ट आभूषण हैं जिनको आपने जानना चाहिए। भोटिया जनजाति में आभूषणों को साली पुली कहा जाता है, पहला पॉइंट तो ये भैया, साली पुली। इसके अलावा भोटिया जनजाति में आभूषणों को हथकान भी कहा जाता है, हथकान, ठीक है। दोनों पॉइंट नोट हो गए ना, साली पुली और हथकान आभूषणों को कहा जाता है जोहारी या भोटिया जनजाति में। अब भोटिया जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण आभूषण देखें। सबसे पहले पुलिया। पुलिया जो आभूषण है इनका, ये पाँव की तर्जनी पर पहने जाने वाला चांदी का आभूषण होता है। पैजाम जो आभूषण है ये भी हमारा पाँव पर पहने वाला चांदी की पट्टी का आभूषण होता है। झगतार या अमृत तार, ये चांदी के तार का बना हुआ पाँव पर पहनने वाला ये आभूषण है। गिनाल, ये महत्वपूर्ण है, देखिए गिनाल, गिनाल नामक आभूषण भीतर से खोखला चांदी का गोल आभूषण होता है जिसको प्रायः लड़कियां पहनती हैं। इसके बाद देखिए अतरदान। अतरदान का मतलब है भैया इत्रदान, ठीक है, अतरदान यानी कि कमर पर लटकाए जाने वाले चांदी का एक ऐसा आभूषण होता है जिसके अंतिम सिरे पर इत्र रखने की छोटी सी डिबिया होती है, मतलब बेल्ट टाइप की होगी और एक कॉर्नर पे एक छोटा सा ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे आप सेंट की छोटी बोतल रख सकते हैं, ये कहलाता था अतरदान, इसको इत्रदान भी कहते हैं। ऐसे शिव सांगल है, देखिए शिव सांगल, शिव सांगल सूढ़ी, अतरदान के साथ ही कमर पर लटकाया जाने वाला चांदी की जंजीर, यानी कि भोटिया जनजाति में शिव सांगल क्या है तो आपको पता होना चाहिए, कमर का एक आभूषण है भोटिया जनजाति का, ओके। इसके बाद देखिए हमारा झुपिया। तो झुपिया नामक जो आभूषण है गले में पहनने वाला आभूषण है भोटिया जनजाति का, जिसको स्वर्ण हार भी कहा जाता है, सोने का हार। इसके बाद देखिए पौला। पौला हमारी मूंगों की माला होती है भोटिया जनजाति में। त्यलड़ या सतल, इसको भी हमारा गले में धारण किया जाता है। चरण हार, ये भी गले का है।
पचमणी, ये भी 5 लड़ियों वाला सोने का हार होता है। त्वार या तेड़ हमारा, ये भी हमारा चरण हार के टाइप के होते हैं, इनके गले के आभूषण हैं सभी, ठीक है। मोहन माला, ये भी गले का आभूषण है भोटिया जनजाति में। ऐसे ही सुतवा, तो सुतवा ठोस चांदी का बना रिंग होता है जिसको गले में पहनते हैं, यानी कि जैसा कंगन नहीं होता हाथ का, वैसे मोटा टाइप का होता है, बिल्कुल गले में पूरा पहना जाता है, ठीक है। गोल गले का कंगन टाइप का होता है सुतवा। नथ, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, नथ हमारी भोटिया जनजाति में भी प्रचलित है नाक की। ऐसे बीड़ जो है, बीड़ भी हमारे नाक में पहनने वाला आभूषण होता है सोने का भोटिया जनजाति में। मुनार हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कान में पहनते हैं, भोटिया लोग भी मुनार ही बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, मुंदरा या मुनार या मुलखली। ऐसे मुर्खी या बुजनी गाकर, ठीक है, तो ये हमारा कान में पहनने वाला आभूषण होता है। बुजनी या गाकर भी बोलते हैं मुर्खी को, यही मुलखली की बात हो रही है, वही चीज़ है सेम। ओके, तो ये भोटिया जनजाति के प्रमुख आभूषण हैं, ठीक है। तो आभूषणों का चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखेंगे प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों को, उत्तराखंड में स्थित जो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर हमारा टॉपिक चला, तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक भी आपने हमारे एप्लीकेशन स्टोर पर जो 50 ग्रुप से प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आगामी आपके कनिष्ठ सहायक, वीडियो, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, अन्य सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम जिसमें जनरल सिलेबस है, यानी कि 20 की हिंदी, 30 की जीएस, 10 की रीजनिंग और 40 का उत्तराखंड जीके, उसी पैटर्न पर आधारित हमारी कंप्लीट 50 प्रैक्टिस सेट है, इनको फॉलो कीजिए। इसका 101% बेनिफिट आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए अब देखेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। और हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ से करें। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सीधे हमारे चैनल के नाम से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे अगर नहीं मिलती तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे आपको सीधे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। एप्लीकेशन लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। इंस्टॉल करने के बाद आपने एज ए स्टूडेंट रजिस्टर्ड करना है। देखिए, बहुत से लोग एज ए पेरेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड कर देते हैं, उन लोगों को फिर इंस्टॉल शो ही नहीं होता। आपको जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो एज ए स्टूडेंट ही रजिस्ट्रेशन करना है। उसके साथ साथ उत्तराखंड जीके के कोर्स, हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स, उत्तराखंड कॉम्बो कोर्स, आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी एप्लीकेशन के स्टोर पे, ठीक है। तो चलिए आप देखेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों को। तो इसमें पहला नाम आ जाता है, देखिए, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य में संस्कृति के सभी पहलुओं के विकास, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए, यानी कि डेवलपमेंट के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे 2004 में देहरादून में इसका गठन किया गया। लेकिन कभी भी क्वेश्चन बनेगा संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना देहरादून में कब हुई, तो 2004 में हुई, ठीक है। इसके बाद देखिए संस्कृत अकादमी, महत्वपूर्ण है। तो राज्य में संस्कृति के विकास हेतु मुख्यमंत्री की पदेन अध्यक्षता वाली संस्कृति अकादमी की स्थापना हरिद्वार में की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हरिद्वार में इसकी स्थापना होती है। संस्कृति देखिए हमारी उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है, ठीक है, दूसरी राजकीय भाषा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए कमेंट करते रहो आप लोग, कमेंट करो किस वर्ष से संस्कृत को राजकीय भाषा घोषित किया गया था, दूसरी, ठीक है। तो संस्कृत अकादमी कहाँ पे, हमारे हरिद्वार में है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रंगमंडल, ठीक है। तो रंगमंडल भी बहुत जगह देखने को मिलती है। राज्य में जो नाट्य कला है उसके विकास के लिए देहरादून और अल्मोड़ा में रंगमंडल की स्थापना की गई है, ठीक है, देहरादून और अल्मोड़ा में। इसके अलावा देखिए हमारे उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। बहुत सी बुक्स में 2002 भी दिया गया इसका आंसर, ठीक है, और बहुत जगह पे 2003 भी है, जैसे परीक्षाओं में दिया गया। तो जिस हिसाब से ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आप आंसर करेंगे। वैसे बेसिकली ऑथेंटिकेट जो बुक्स हैं वहाँ पे 2002 दिया गया है इसका आंसर। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में 2002 में स्थापित हुई, ठीक है। तो आप सभी को पता है नृत्य सम्राट थे हमारे पंडित उदय शंकर जी, तो इस क्षेत्र से बहुत लगाव था उनको, ठीक है, तो उनका बहुत योगदान रहा इस अकादमी के स्थापना में। इसके अलावा देखिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान, तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान हमारा, ये इसकी स्थापना देहरादून में की गई है मेनली, और इसकी ब्रांचेज जो हैं वो देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी के महाविद्यालयों में देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही लोक कला संस्थान, देखिए एक लोक कला संस्थान आपको, लोक संस्कृति संस्थान जो है वो आपको देखने को मिलता है भीमताल में, खुटानी में, यशोधर मठपाल जी वाला, वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे लोक कला संस्थान की बात हो रही है, यानी कि पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट, ये आर्ट वाला हो गया हमारा, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट। और जो भीमताल वाला है वो पब्लिक फोक इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। लोक कला संस्थान हमारा जो है लोक कला के विकास, संरक्षण और शिक्षण के लिए अल्मोड़ा में स्थापित है, ठीक है, ये अलग है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो
जितना भी अभी तक जो हमारे उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक चला था वो यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। हाँ, इसमें एक पॉइंट रह गया, इसमें एक पॉइंट हमारा यात्रा वाले में रह गया, ठीक है, उसको क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको सभी यात्रा तो बताई, धार्मिक यात्राएं, लेकिन उत्तराखंड राज्य में एक हमारी सामाजिक यात्रा भी होती है सबसे बड़ी, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले भी जब सेशन शुरू हुआ था उस समय यही बोला, उत्तराखंड राज्य की या एशिया की या भारत की सबसे लंबी जो धार्मिक यात्रा है वो हमारी नंदा राजजात यात्रा है, जो कि 280 किलोमीटर की है, ठीक है। वो धार्मिक यात्रा है, लेकिन उत्तराखंड में इन धार्मिक यात्राओं के अलावा एक सामाजिक यात्रा भी होती है, जिसको हम जानते हैं अस्कोट आराकोट यात्रा के नाम से। अस्कोट आराकोट यात्रा, ठीक है। तो अस्कोट आराकोट यात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अस्कोट आराकोट यात्रा, इसको नाम से जैसा पता चल रहा है, इस यात्रा के जो फाउंडर हैं वो हैं शेखर पाठक। शेखर पाठक, शेखर पाठक जी नैनीताल से बिलोंग करते हैं और इनकी एक एनजीओ है जिसका नाम है पहाड़। पहाड़ नामक एनजीओ के संस्थापक कौन है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो वो हमारे शेखर पाठक जी हैं। इसी संस्था के द्वारा हमारी जो अस्कोट आराकोट यात्रा है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में आयोजित करवाई जाती है, ठीक है। पहाड़ का देखिए फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो पहाड़ का फुल फॉर्म है पीपल्स एसोसिएशन ऑफ हिमालयन एरिया रिसर्च, ठीक है। फिर से एक बार इसको क्लियर करते हैं, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरिया रिसर्च, यानी कि इस यात्रा का उद्देश्य यही है। शेखर पाठक जी ने जब ये यात्रा शुरू की थी, पहाड़ संस्था के द्वारा जब ये यात्रा शुरू हुई थी अस्कोट आराकोट, ये 1974 में हुई थी पहली यात्रा। उसके बाद 10-10 साल के अंतराल में ये यात्रा होती रही। अंतिम यात्रा हमारी 2014 में हुई थी, यानी कि अब 2024 में ये यात्रा की जाएगी। ये यात्रा देखिए हमारे पिथौरागढ़ जनपद का एक प्लेस है पांगू गांव, पांगू गांव, ठीक है। पिथौरागढ़ का ही प्लेस है अस्कोट, मेन प्लेस अस्कोट हो गया, पांगू गांव से बेसिकली यात्रा शुरू होती है। तो अस्कोट पिथौरागढ़ के पांगू गांव से लेकर उत्तरकाशी के आराकोट तक ये यात्रा जाती है और पैदल यात्रा जाती है। ये लगभग 1100 किलोमीटर लंबी यात्रा है। 1100 किलोमीटर का पथ इसमें पूरे यात्री कंप्लीट करते हैं। हालांकि यात्रा का जो टाइम पीरियड होता है बहुत लंबा होता है वो, ठीक है। लगभग हम बोल सकते हैं यात्रा 1.5 महीने के आसपास तक रहती है, तो इतनी लंबी यात्रा रहती है इसमें, और इसमें 1100 किलोमीटर तय किया जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ये एक सामाजिक यात्रा है, कोई धार्मिक जात नहीं है। अब इतने पॉइंट यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो लगभग 1000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा है। इसके फाउंडर जो है शेखर पाठक है। पहाड़ एनजीओ के द्वारा ये यात्रा करवाई जाती है, अस्कोट आराकोट अभियान। इसमें जो अस्कोट क्षेत्र है ये हमारे पिथौरागढ़ जनपद में और आराकोट जो है उत्तरकाशी में है। इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में, अंतिम यात्रा हुई थी 2014 में, यानी कि अगली यात्रा होगी 2024 में। तो अगर आपको मौका मिलता है इस यात्रा में जाने का तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, अस्कोट आराकोट यात्रा जो है वो 7 जनपदों से होकर गुजरती है। अस्कोट आराकोट यात्रा हमारी 7 जनपदों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना होगा। क्वेश्चन बन सकता है कि अस्कोट आराकोट यात्रा या अस्कोट आराकोट अभियान जो है ये कितने जनपदों से गुजरता है, तो ये 7 जनपदों से गुजरते हैं, ठीक है। तो इसको सेशन को यहीं पे आप समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति परीक्षाओं के महाकुंभ के अंतर्गत जो हमने शुरू किया था वो आज समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो उत्तराखंड की जनजातियां हम करेंगे। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ आपने ज़रूर लगाना है और इसके साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी आपने अवेयर करना है एक पेड़ लगाने के लिए, ताकि आने वाली भावी जो पीढ़ी है वो भी इस पर्यावरण का लाभ ले सके, वो भी शुद्ध ऑक्सीजन में अपना जीवन निर्वाह कर सके, ठीक है। ये पर्यावरण के लिए, इस प्रकृति के लिए आपका अमूल्य योगदान होगा। और इसके अलावा जब भी आप उत्तराखंड के ऐसे ही प्लेसेस में घूमने जाएंगे, जैसे अस्कोट आराकोट यात्रा का अभी हमने जिक्र किया, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य यही है ताकि आदमी अस्कोट से जहाँ से यात्रा शुरू हो रही है और आराकोट तक जो यात्रा खत्म होती है, 1.5 महीने में उत्तराखंड के भौगोलिक, सांस्कृतिक, जनजातीय, इसके साथ साथ उत्तराखंड का जितना भी हमारा रिच आर्ट एंड कल्चर है उसको बिल्कुल बारीकी से जान पाए। नदी नालों से, जंगलों से गुजरती हुई यात्रा, अलग अलग गाँवों से गुजरते हुए अलग अलग कल्चर को, कुमाऊं गढ़वाल के कल्चर को देखते हुए आराकोट में ख़त्म होती है। तो यही तो उद्देश्य है इस यात्रा का, और इसी उद्देश्य का अगर आपने पार्ट बनना है तो इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो जब भी आप घूमने जाएँ उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। वहाँ पर आपको ऐसी कोई भी चीज़ दिखती है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है तो उसको अपने साथ कैरी करें और वापस आने के बाद उसको अच्छे से समाप्त कर दें या कूड़ेदान तक पहुँचा दें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सेशन समाप्त करेंगे, जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में परीक्षाओं के महाकुंभ के। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।